BCNF बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए किसी भी टेबल को पहले 3 नॉर्मल फॉर्म्स में होना जरूरी है। पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, फिर उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी, और देन दैट टेबल इज एलिजिबल फॉर फाइनली बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यस, किसी को कोई डाउट है हैंड रेज कर दो जल्दी से। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। देखो अभी तक हमने जो केसेस डिस्कस किए हैं ना, वो कौन कौन से केसेस डिस्कस किए हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसीज के केसेस डिस्कस करें हमने, डिस्कस करें लेट्स से अल्फा एंड बीटा हमारी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हमारा नॉर्मल फॉर्म था, सिंपल। हम उसमें एक एटॉमिक वैल्यूज और इन सबको चेक कर रहे थे। अगर आपके फर्स्ट टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको सिंपली, अगर एक एक पर्टिकुलर जगह पे 2 वैल्यूज सेव्ड हैं, आपको उन 2 वैल्यूज को एक एक एटॉमिक वैल्यू सेव करनी है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा हो गया था। इसके बाद हम आए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करके हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या एलिमिनेट करी? पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि कैंडिडेट की का प्राइम कोई भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट के पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। राइट, ये केस था हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी का, कि कैंडिडेट की के पार्ट पे कोई नॉन प्राइम डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हमको उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई पार्ट पे डिपेंडेंट होगा तो अगर वो पार्ट ही वेकेंट रह जाए, नल रह जाए, तो हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस था पार्शियल डिपेंडेंसी का सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। फाइन, इसके बाद ये आपको पता है ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसको डिकम्पोज कैसे करते हैं? जो भी प्रॉब्लम दे रही है फंक्शनल डिपेंडेंसी, उन स्टेटमेंट्स को उठाइए और अलग टेबल में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे आए के बाद आए थे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमको किससे प्रॉब्लम थी? हमको प्रॉब्लम थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है कि आपके पास कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो जाए, तो उस केस में हमको अगेन प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अगर जो नॉन प्राइम किसी नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है और वो नल रह जाए, तो हम फोर्थ नॉन प्राइम को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स से बीटा और अल्फा दोनों नॉन प्राइम है, और अल्फा अगर नल रह गई तो हम बीटा को कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, ये केस होता है नॉन प्राइम पे, जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट होती है। केस होता है हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, जिसको हमको एलिमिनेट करना होता है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट कैसे करते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसी डिपेंडेंसी आपको दिख जाती है जो नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिख जाती है, उसको उठाइए और अलग टेबल में पुट कर दीजिए। फाइन, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 2 केसेस हमने डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम्स के। ठीक है, एक बार तो नॉन प्राइम प्राइम पे डिपेंड हो रही है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। एक नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे एक और केस बचता है अपने पास। इफ व्हाट, अगर अभी तो क्या है, नॉन प्राइम डिपेंडेंट है, एक बार प्राइम पे एक बार नॉन प्राइम पे। अगर अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट डिपेंड है वही प्राइम हो जाए। ठीक है, हमने बोला कि हमारी नॉन प्राइम एक बार प्राइम पे डिपेंडेंट है, एक बार नॉन प्राइम पे ही डिपेंडेंट है। अब हम बोले कि अगर आपके पास कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम या नॉन प्राइम पे डिपेंड हो जाए, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, जब आपके पास कोई प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि मान लीजिए कैंडिडेट कीज है आपके पास स्टूडेंट आईडी एंड नेम, स्टूडेंट आईडी एंड नेम में से कोई एक ऐसी एट्रीब्यूट जो प्राइम है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम दोनों एट्रीब्यूट्स प्राइम हो जाएंगी। ये एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम पे डिपेंड हो जाए, प्राइम ही किसी दूसरे पे चले जाए अपने आप के एग्जिस्टेंस के लिए, उस केस से आप कैसे डील करोगे? उस केस से हम डील करेंगे हमारे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से, जिसका नाम है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स डील करेंगे हम? जब हमारे पास कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, अभी तक तो हम नॉन प्राइम के केसेस देख रहे थे। नॉन प्राइम एक बार प्राइम पे डिपेंडेंट था, पार्शियल डिपेंडेंसी। नॉन प्राइम एक बार नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब अगर हमारी कोई प्राइम एट्रीब्यूट, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये तो हमारी प्राइम एट्रीब्यूट है, कैंडिडेट की है, वही किसी नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट हो जाए अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उस केस से भी हमको प्रॉब्लम होगी हमारे डेटाबेस क्रिएशन में, जिस पर्टिकुलर केस को हम एलिमिनेट करेंगे इन आर
फोर्थ नॉर्मल फॉर्म विच इज बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। बॉयस इन कॉड दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने आपका ये नॉर्मल फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया और उनके नाम पे ये नॉर्मल फॉर्म का इनिशियलाइजेशन हुआ। फाइन, ठीक है। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल अब हम चेक करेंगे कि ऐसी कोई प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन को अगर आपको बोलना है कि BCNF बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसका प्रायोरिटी पे रूल होगा कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। हमारे रिलेशन में ना तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मुझे मिलनी चाहिए और ना ही पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे मिलनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के लिए, ठीक है। सेकंड, हमको क्या चाहिए, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटर्मिनेंट LHS इज अ सुपर की, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थी कि आपके पास अल्फा और बीटा, ठीक है, ये आपका होता है डिपेंडेंट, है ना। आई होप सबको याद है, इस पे जो वो आया है गैप उसमें भूल ना गए हो। और ये होता है आपका डिटर्मिनेंट, राइट। जो एट्रीब्यूट डिपेंड होती है उसको हम डिपेंडेंट बोल देते हैं, राइट। इसका मतलब बीटा एट्रीब्यूट ऐसी एट्रीब्यूट है जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अल्फा पे डिपेंडेंट है, ओके। बीटा एट्रीब्यूट आपकी ऐसी एट्रीब्यूट है जो एग्जिस्टेंस के लिए आपके अल्फा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट, ये डिटर्मिनेंट। अब हमने बोला है कि बीटा जो है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में किस प्रॉब्लम से डील कर रहा है कि बीटा आपका कौन सी एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट। अभी तक हमने बीटा को नॉन प्राइम ही अज्यूम किया था, एक बार नॉन प्राइम ही करा है, पार्शियल में भी और ट्रांजिटिव में भी। अब अगर ऐसा हो जाए कि जिसमें स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी मान लीजिए, स्टूडेंट आईडी से हम सारी एट्रीब्यूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब ऐसा हो जाए कि स्टूडेंट आईडी ही अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी नॉन प्राइम पे डिपेंड हो जाए, फोन नंबर पे डिपेंड हो जाए, तब हमको क्या डील करना है, तब हमको कैसे डील करना है, ठीक है। तो हमने देखा सिंपल, अगर ऐसा कंडीशन आई है आपके पास कि आपका डिपेंडेंट प्राइम है, सुनना ध्यान से, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आई है कि आपका डिपेंडेंट एलिमेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी का डिपेंडेंट एलिमेंट प्राइम एट्रीब्यूट है, तब आपको सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि अल्फा जो है, जो डिटर्मिनेंट साइड पे है, जिसपे प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है उस पर्टिकुलर कंडीशन का, वो आपकी क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी जो बी बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होने की कंडीशन क्या है, आपकी बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म की होने की कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, ट्रांजिटिव और पार्शियल दो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है जब कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट साइड, जो जब कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम या प्राइम पे डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे नॉन प्राइम भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है, हमने रिजिड नहीं किया है कि यहाँ पे नॉन प्राइम ही होगा, प्राइम भी हो सकता है, प्राइम किसी प्राइम पे, जैसे मान लो कैंडिडेट की है आपके पास, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, यस, मान लीजिए कैंडिडेट की है आपके पास स्टूडेंट आईडी एंड नेम, आगे अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम ये हमारे पास कैंडिडेट की है, और मैं यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे दूं, फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दूं, स्टूडेंट आईडी टेंड्स टू नेम, दैट मीन्स ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है और स्टूडेंट आईडी भी प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। नेम आपका स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, दोनों की दोनों आपकी प्राइम एट्रीब्यूट है। और अगर हम ऐसा कर दें कि स्टूडेंट आईडी नेम एंड एज तीनों तीन रिलेशन की है और स्टूडेंट आईडी एंड नेम आपके पास कैंडिडेट कीज है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एज पे आपकी डिपेंड हो जाए नेम, ठीक है, इसमें ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है और एज आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो दोनों कंडीशंस के लिए हमने सिंपल क्या बोला, हमारे डिपेंडेंट साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट अगर है तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि जिस पे वो डिपेंडेंट है वो हमारी सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। सुपर की क्या होती है ये आपको पता है, सुपर की ऐसी की होती है जो आपकी अकेली या सेट ऑफ कॉम्बिनेशन या इन ओनली एट्रीब्यूट सारी की सारी टपल्स को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। अगर अल्फा डिटर्मिनेंट साइड पे आपको सुपर की नहीं मिली है तो दैट पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट एंटरटेन्ड इन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। अगर आपका अल्फा जो डिटर्मिनेंट साइड पे प्राइम एट्रीब्यूट मिल गया, सुपर एट्रीब्यूट सुपर की मिल गया, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस हमारा टेबल बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नेम और स्टूडेंट आईडी,
नेम आपका स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, तो आपका जो स्टूडेंट आईडी है ना वो सुपर की होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी से आप नेम भी फाइंड कर लो और एज भी फाइंड कर लो अकेले से, ठीक है। इस कंडीशन में नेम आपके एज पे डिपेंडेंट है, तो एज आपके पास ऐसी एट्रीब्यूट है होनी चाहिए जो सुपर की हो। एज अकेले से आप नेम भी फाइंड कर लो और स्टूडेंट आईडी भी फाइंड कर लो। अगर आपका डिटर्मिनेंट साइड पे सुपर की आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, हमारा वो टेबल बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आपको अल्फा सुपर की नहीं मिलता तो हमारा टेबल, हमारा रिलेशन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF में नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे करोगे? सिंपल, जो भी आपको पर्टिकुलर कंडीशन फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम दे रही है, जिसमें आपका अल्फा साइड सुपर की नहीं है, उसको उठाइए और नेक्स्ट टेबल में रख दो, ठीक है। यस, किसी को कोई डाउट है? कोई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर मैं आपसे डाउट पूछूंगी, ताकि, क्योंकि देखो मुझे आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू नो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे आपके हैंड रेज और उन्हीं सबसे जेस्चर्स, ऑनलाइन जेस्चर्स से ही पता चलेगा कि आपको आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन माई मतलब और थोड़ा डिस्क्राइब कर लें डिटेल में। फाइन, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर आपको पास ऐसी डिपेंडेंसी मिलती है जब आपका बीटा साइड जो डिपेंडेंट साइड है वो प्राइम है, तो हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, कि हमेशा जिस पे वो डिपेंडेंट होगा वो अल्फा हमेशा क्या होगा, सुपर की होना चाहिए। अगर सुपर की है तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में है टेबल रिलेशन, अगर अल्फा सुपर की नहीं है तो वो बॉयज कोड में नहीं है, सिंपल, ठीक है। एक रिलेशन ले लेते हैं, आपके पास एक रिलेशन है टेबल जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ए और बी से तो आपको सी मिल रहा है और सी से आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। ए और बी, सी से सी मिल रहा है, सी से आपको क्या मिल रहा है, बी। यस, इसका कैंडिडेट की कौन सी है मुझे जल्दी से बता दो हैंड रेज करके, कैंडिडेट की फाइंड करना आपको आता है, ठीक है। रिलेशन ए बी सी, इसका कैंडिडेट की कौन सी है? एकता के अलावा और कोई है क्या कैंडिडेट की? एकता ने बता दिया था, वेरी गुड। हाँ सिद्धार्थ? ए बी। वेरी गुड, ठीक है। ए बी हमारी कैंडिडेट की है, क्यों? क्योंकि ए बी से, ए बी का अगर हम क्लोजर निकालेंगे तो ए बी कैंडिडेट, ए बी से हमको ए बी मिल जाएगा, और अगर आपको ए बी आपका कैंडिडेट है, ए बी से आपको सी मिल जाएगा, और पूरा का पूरा क्लोजर, सारी की सारी टपल्स आपको फाइंड कर पा रहे हो, सारे के सारे टपल्स आप पता लगा सकते हो, सिंपल। तो आपका कैंडिडेट की कौन बन जाती है? ए बी हमारी कैंडिडेट की बन जाती है। अब जैसे ही आपने कैंडिडेट की निकाल ली है, ठीक है, अब कैंडिडेट की निकालने के बाद आपको पता पड़ेगा कि और कोई कैंडिडेट की है क्या आपके पास? यस, एनीवन? और कोई कैंडिडेट की है क्या? ए भी तो कैंडिडेट की है हमारे पास, मान लिया। यस साहिल? नहीं मैम, और नहीं है। और नहीं है पक्का? देखो एक बार पक्का। ध्यान से ये डिपेंडेंसी, और कोई कॉम्बिनेशंस देख लो, जैसे ए और सी को चेक करो और बी और सी को चेक करो, दोनों का क्लोजर, ए और बी और सी का क्लोजर निकालो, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स मिल रही हैं आपको? ये तो कैंडिडेट थोड़ी हुई, तो सुपर हुई ना। कैंडिडेट और सुपर एक ही तो बात हुई ना, सुपर के बाद ही तो अपन कैंडिडेट निकालते हैं, अच्छा। भूल गए? याद है? हाँ हाँ, याद है। है ना? चलो बताओ, बी और सी का क्लोजर निकालेंगे तो कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स मिलेंगी? बी और सी तो मिल जाएगी। बी और सी से कौन सी एट्रीब्यूट मिल गई? अब देखो, बी और सी से आपको बी और सी कैंडिडेट, बी और सी तो मिल जाएंगी, और सी से आप बी को फाइंड कर सकते हो, ए आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, राइट? है ना? इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी से अगर आप इनको, ये दोनों एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ए को फाइंड करने के लिए कोई अभी आपके पास एज सच नहीं है, यानी कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि ए तो आपके पास होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि डिटर्मिनेंट साइड, डिपेंडेंट साइड पे ए एट्रीब्यूट नहीं है, तो हमको ए तो चाहिए ही चाहिए। फाइन, अभी आपको देखो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपके पास ए एंड सी का कॉम्बिनेशन, तो क्या ए एंड सी आपकी कैंडिडेट की हो सकती है क्या? यस वैभव? मैम मेरे को ये पूछना था कि इसमें ए और सी तो मैम कैंडिडेट की नहीं हो सकती मैम, ए और बी होगी कैंडिडेट की तो। ए और बी तो हो गई, देखो ए और सी क्यों नहीं हो सकती? मैं ए और सी का क्लोजर फाइंड करो सबसे पहले। ए और सी का क्लोजर फाइंड करने से क्या मिल गया आपको? देखो, ए और सी के क्लोजर फाइंड करने से हमको मिला, ए और सी तो मिल ही गया, राइट? और ये डिपेंडेंसी देखो आप, ये यस वाली, और अगर आपको सी पता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, है ना?
अगर बी आपको ए का वैल्यू पता यस चल गया, सी का वैल्यू पता चल गया और सी से आपको बी पता चल जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ए और सी के क्लोजर में तीनों एट्रीब्यूट्स हमको मिल चुकी हैं, राइट? जैसे ए और बी से आपको तीनों एट्रीब्यूट्स मिल रही थी, ए बी और सी, वैसे ही आपके पास ए और सी के क्लोजर को हमने जैसे ही देखा, ए और सी से ए और सी तो हमको पता चल ही रहा है, और सी हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऐसी है जिसमें हमारे पास बी सी पे डिपेंडेंट है, तो अगर आपको सी पता चल जाएगा तो आपको बी भी पता चल जाएगा, है ना? उस केस में क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए सी भी प्राइम एट्रीब्यूट है? मैम वो तो फिर बोलो। यस मैम पर फिर तो ये तो ए बी हम कैंडिडेट की हो गई, ए सी भी कैंडिडेट की हो गई, तो मैम हाँ, फिर कैंडिडेट की तो कितनी भी हो सकती है ना, ओके जरूरी नहीं है एक ही कैंडिडेट की होगी, प्राइमरी की होगी एक ही, सुपर की भी कितनी भी हो सकती हैं, कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती हैं, प्राइमरी की आपकी एक ही होगी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्राइम कैंडिडेट की में से सेलेक्ट करेगा। ओके ठीक है, सुपर कीज भी कितनी हो सकती है, कैंडिडेट भी कितनी ही हो सकती है। यस एकता, आप कुछ पूछ रहे हो? नो मैम, वही बताए थे, एसी प्राइम वो है कैंडिडेट है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो कैंडिडेट कीज मिल रही हैं, किसी को डाउट है क्या एसी कैंडिडेट कैसे होगा? फाइन, जैसे ए बी कैंडिडेट है वैसे ही आपके पास ए सी कैंडिडेट, दो कैंडिडेट की आपको मिल गई इस केस में, क्योंकि ए बी से भी आप तीनों एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पा रहे हो, और ए और सी से, ए और सी अगर आपको पता है और सी से आपको बी पता चल जाएगा, ए और सी से भी आप तीनों एट्रीब्यूट्स फाइंड कर पा रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे दो कैंडिडेट कीज हमको मिली है, ए बी एंड ए सी। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए, जो भी हमने बोला है जो भी कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होती हैं, जो भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होती हैं। सिंपल। तो कैंडिडेट की आपके पास दो हैं, ए बी और ए सी, हेंस आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हो गई, जो भी कैंडिडेट की का पार्ट है, दैट मींस ए बी एंड सी, सारी प्राइम एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं आपके पास? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सिंपल, यस, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके पास सिंपल कौन सी हैं, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी भी कैंडिडेट बन चुकी है और ए सी भी कैंडिडेट बन चुकी है, तो सारी की सारी हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगी। फाइन, ये आपको समझ आ गया, सारी की सारी क्या होगी आपके पास, प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गई। अब आपके पास देखना है, अब आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम या प्राइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों कंडीशंस में। यहाँ पे सी भी प्राइम है, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी है हमारे पास, ए बी एंड सी, ठीक है, तो सी भी आपकी प्राइम एट्रीब्यूट है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए ए बी पे डिपेंडेंट है, और बी भी आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ सी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके पास दो रिलेशंस हैं, ए बी टेंड्स टू सी और सी टेंड्स टू बी, दोनों की दोनों यहाँ पे आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी सेट पे डिपेंडेंट है। हमने बोला अगर हमको ऐसा कोई कंडीशन मिल जाता है जब हमारी प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट होती है, या तो वो प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या कंडीशन चाहिए कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट जिस पे भी डिपेंडेंट हो वो आपका क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। ठीक है, आपको फर्क क्या किससे पड़ता है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में, कि आपके प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे भी डिपेंडेंट हो, जिस पे डिपेंडेंट होना है ना वो आपका सुपर की होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये दोनों रिलेशंस हैं आपके पास, दोनों रिलेशंस में फर्स्ट रिलेशन इसको चेक करते हैं कि आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है सी, अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये ए और बी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने बोला डिटर्मिनेंट शुड बी आर सुपर की, तो ए और बी क्या सुपर की हैं क्या, चेक कर लो, ए बी का क्लोजर फाइंड करो, ए बी आपकी कैंडिडेट की है तो सुपर की होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अगर कैंडिडेट की कोई भी की कैंडिडेट की है तो वो सुपर की होगी ही होगी, उसके बाद ही कैंडिडेट बनी है। ठीक है, ये आपकी एक हायरार्की है, सुपर, कैंडिडेट और प्राइमरी की। ठीक है, तो हमने बोला यस हमारा ए बी सुपर की है, इसी वजह से हमको इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में अभी तक मेरी टेबल है। ठीक है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में हमारी टेबल अभी तक है। नेक्स्ट रिलेशन जो है आपके पास, नेक्स्ट रिलेशन में भी अगेन यही कंडीशन चेक करो, इसमें हमने चेक कर दिया प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट है, ए बी आपका डिटर्मिनेंट साइड पे सुपर की होना चाहिए, ए बी आपका सुपर की है क्योंकि ए बी कैंडिडेट है तो सुपर की होगा ही होगा।
नेक्स्ट रिलेशन पे आ जाते हैं, C टेंड्स टू B। अब B भी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है और B आपका किस पे डिपेंडेंट है, C पर, ठीक है। B आपका किस पे डिपेंडेंट है, C पे, डिटर्मिनेंट है हमारे पास C। अब हमने बोला है C शुड बी कैन सुपर की, जो भी डिटर्मिनेंट है जिस पे प्राइम डिपेंडेंट है वो आपका सुपर की होना चाहिए। तो C का क्लोजर फाइंड कर लीजिए, C का क्लोजर फाइंड कीजिए कि क्या आपका C सुपर की है या नहीं है। देख लेते हैं C से आपको कौन कौन सी एट्रीब्यूट पता चलेगी, C से आपको C तो पता चली जाएगी और इस रिलेशन को हम यूज करके C से हमको B भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या हमको A मिल जाएगा क्या, देखो A B मिलकर C फाइंड कर रहे हैं और C अकेला B फाइंड कर रहा है, तो मुझे A मिल नहीं पा रहा, ठीक है। दैट मीन्स C से सिर्फ C आपका सुपर की नहीं है क्योंकि सारी एट्रीब्यूट्स आपको नहीं मिली हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका C इस केस में सुपर की नहीं है, आपको प्रॉब्लम देने वाला है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगेन जो भी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के इस रूल को वायलेट कर रहा है। हमको सिंपल क्या करना है, जो डिपेंडेंसी हमारे रूल को वायलेट करती है हम उसको उठाते हैं और अलग टेबल में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ आया क्या हो रहा है। आपको सिंपल क्या करना होगा, सिंपल आपको सुपर की के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सुपर की के कंसेप्ट को कैसे ध्यान में रखना है, आप देखिए सबसे पहले कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक आ चुकी है टेबल आपकी। फिर आपको देखना है कि आपकी ऐसी कोई प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसी कोई प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है जो किसी पे डिपेंडेंट हो। प्राइम पे भी हो सकती है, नॉन प्राइम पे भी हो सकती है। सिंपल अगर आपको ऐसा केस मिल जाता है कि हमारी कोई प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट है, जैसे ये दोनों केसेस आपको मिल गए क्योंकि तीनों प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं हमारे इस केस में, तो प्राइम एट्रीब्यूट अगर आपको इस मिल गई कि किसी पे डिपेंडेंट है, तो सिंपली आपको क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट जो है वो जिस पे डिपेंडेंट है वो आपकी सुपर की होनी चाहिए बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए, ठीक है। तो C आपके पास एट्रीब्यूट है, ये A B पे डिपेंडेंट है, तो A B को चेक करो क्या ये सुपर की है, हाँ जी बिल्कुल है क्योंकि कैंडिडेट है तो सुपर की होगी। तो इस पर्टिकुलर केस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में ये चलेगा, ठीक है। सेकंड डिपेंडेंसी B आपकी अगेन प्राइम है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, C पे डिपेंडेंट है। तो अब C को चेक कर लो क्या ये C आपका सुपर की है। C को सुपर की चेक करने के लिए इसका क्लोजर फाइंड करना होगा, C से C फाइंड हो जाएगा और C से आपका इस डिपेंडेंसी से B फाइंड हो जाएगा। A आप फाइंड नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स हमारा C सुपर की नहीं है, इस वजह से मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम होगी। ये केस मेरा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में फीजिबल नहीं है। सिंपल इसको करने के लिए आपको क्या करना है, दो टेबल्स क्रिएट कर दो। अब दो टेबल्स आपकी मर्जी है कौन सी टेबल्स क्रिएट करने वाले, देखो प्राइम ABC या नॉन प्राइम आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज प्राइम एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ओनली ऑन प्राइम एट्रीब्यूट्स। दोनों केसेस ऐसे हैं। डिकम्पोज करने के लिए सिंपल एक टेबल में आप C भी रख लीजिए और दूसरी टेबल में कोई से भी कैंडिडेट की का सेट रख लो, या तो AB रख लो या AC रख लो, ठीक है। हम यही करते थे सिंपल, या तो एक टेबल में तो आप सिंपल ये पर्टिकुलर, हमको क्या मेजर टास्क है, हमको ये जो प्रॉब्लम दे रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हम आपकी सुपर की नहीं है और हमारा रूल है डिटर्मिनेंट सुपर की होना चाहिए अगर आपको ऐसा केस मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को इन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को अलग टेबल में रख दिया। दूसरी टेबल में सिंपल या तो AB का कैंडिडेट की का सेट रख लीजिए या फिर AC का कैंडिडेट की का सेट रख लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन। बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म समझ आया। जनरली हम कोई सा भी रिलेशन लेते हैं उस पे क्वेश्चंस BCNF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे ही आता है, ठीक है। आपको टेबल दे दी जाएगी और आपको चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के ही क्वेश्चंस आते हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे BCNF का क्वेश्चन पूछेगा ही अगर नॉर्मलाइजेशन पे पूछ रहा है तो, ठीक है। आपको सिंपल एक रूल याद रखना है कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका नाम प्राइम है ना। प्राइम किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा भाई, वही वाला फंडा, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट अगर किसी पे डिपेंडेंट है, चलो ठीक है हम एक बार को कंसिडर कर भी लेते हैं। बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए हमने बोला वो प्राइम एट्रीब्यूट जिस पे भी डिपेंडेंट है ना उसको आपको सुपर की जरूर बनाना है, वो सुपर की होनी चाहिए। अगर सुपर की है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर सुपर की नहीं है तो अगेन उसको उठाइए और अलग टेबल में स्टोर कर दीजिए।
ठीक है, यस, एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? समझ आया बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है? एग्जाम्पल्स लेते हैं अभी अपन इसके। पूछना है किसी को कुछ? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड ब्रांच नेम, ठीक है। स्टूडेंट आईडी नेम मिलकर तो आपका एज फाइंड कर रहे हैं और ब्रांच नेम आपका नेम फाइंड कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और है, एज से हमको ब्रांच नेम मिल जा रहा है, ये लिखा नहीं है, मिस हो गया होगा। यस, ठीक है। 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास यहाँ पे। स्टूडेंट आईडी नेम मिलकर एज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांच नेम आपका नेम फाइंड कर रहा है और एज आपका ब्रांच नेम फाइंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट की को फाइंड करना है। कैंडिडेट की को फाइंड करो सबसे, अब आई थिंक सबको कैंडिडेट की फाइंड करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। स्टूडेंट आईडी एंड नेम, स्टूडेंट आईडी नेम से आपको एज मिल जाएगा और एज से आपको ब्रांच नेम मिल जाएगा। फाइन, तो स्टूडेंट आईडी नेम से हमको एज मिल गया और एज से हमको ब्रांच नेम मिल गया। दैट मीन्स अगर मैं इसका क्लोजर क्रिएट करती हूँ तो मेरे पास चारों एट्रीब्यूट्स आ जाएंगी, विच जिसका मतलब है आपके पास ये एट्रीब्यूट क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की बन जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट की बनने के साथ साथ में अब आपको बताना है कोई और कैंडिडेट की है क्या यहाँ पे? यस, एनीवन? कोई और कैंडिडेट की एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे क्या? यस और नो? देखो ध्यान से इन 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी को ध्यान से देख के बताओ। कंफ्यूज मत होना, जरूरी नहीं है प्रीवियस केस में जो हुआ था वो इस केस में भी होगा। ध्यान से बस देखो, स्टूडेंट आईडी नेम मिलकर एज फाइंड कर रहे हैं, ब्रांच आपका नेम फाइंड कर रहा है और एज से आपको ब्रांच नेम मिल रहा है। इट्स लाइक अ पजल, ठीक है। एक बेसिक पजल होता है कि आपको कौन सी एट्रीब्यूट से कौन सी एट्रीब्यूट फाइंड करना है, वो दिमाग में आपको फ्रेम करके रखना है बस। यह डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको बस थोड़ा अटेंटिवली कंसंट्रेट होके पढ़ना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर आपने डमीज से उसको ऑब्जर्व कर लिया, ढंग से उसको ऑब्जर्व कर लिया तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आपने उसको ऑब्जर्व करने में हल्की सी भी गलती कर दी तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरी कैंडिडेट की कोई सी भी नहीं है, ठीक है। एक ही कैंडिडेट की है आपके पास यहाँ पे, विच इज स्टूडेंट आईडी एंड नेम। दूसरी कोई सी भी कीज ऐसी नहीं है या कीज का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसको हम जोड़े, मिक्स करें, कॉम्बिनेशन में सेट करें और उससे हमको सारी चारों की चारों एट्रीब्यूट्स पता चल जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक ही आपके पास कैंडिडेट की है, विच इज स्टूडेंट आईडी एंड नेम। स्टूडेंट आईडी नेम कैंडिडेट की होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं पता कर लगा लो, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन सी हैं पता कर लो। प्राइम एट्रीब्यूट्स है आपके पास सिंपल, जो कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम। एज एंड ब्रांच नेम, ठीक है। ये आपके पास प्राइम हो गई, ये आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गई। राइट, इसको देखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है BCNF को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है लेकिन हमको यही फॉलो करना है। सेकंड के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करो, पहले उसको हटाओ। थर्ड के लिए ट्रांजिटिव चेक करो, पहले उसको हटाओ, फिर आप इधर आओगे प्राइम के लिए, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि मेरे ये टेबल आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। उस केस के बाद अपन बॉयज कोड के लिए चेक करते हैं। मैं नेक्स्ट अब पूरा का पूरा टेबल लूंगी जिसमें आपको चारों डिपेंडेंसी चेक करवाएंगे, ठीक है। उस टेबल को भी अपन एज एन एग्जांपल लेंगे। अभी के लिए सिर्फ बॉयज कोड समझाने के लिए आई एम अज्यूमिंग कि ये मेरी टेबल रिलेशन आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ना ही यहाँ पे पार्शियल एग्जिस्ट कर रही है, ना ही यहाँ पे ट्रांजिटिव एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे सिर्फ कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, आपकी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसको देखने के लिए आपको ये डिपेंडेंसीज देखनी पड़ेंगी कि कोई प्राइम एट्रीब्यूट ऐसी है कि आपके इन डिपेंडेंसी में जो किसी पे डिपेंडेंट हो। एज आपकी नॉन प्राइम है, इट्स ओके, इसको हम सेकंड एंड थर्ड में देख लेंगे। नेम आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। नेम क्या है आपके पास, प्राइम एट्रीब्यूट है, और ब्रांच नेम अगेन आपका नॉन प्राइम है। हमारे पास यहाँ पे आ गया नेम एट्रीब्यूट, ऐसी एट्रीब्यूट है जो प्राइम एट्रीब्यूट है और वो किसी और पे डिपेंडेंट है,
ठीक है। इस केस में मुझे सिंपली एक चीज चेक करनी है कि ऐसी प्राइम एट्रीब्यूट जिस किसी पे भी डिपेंडेंट है वो आपका सुपर की होना चाहिए। अगर वो सुपर की है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको बीसीएनएफ में, आपका टेबल बीसीएनएफ में होगा। और अगर आपका जो भी प्राइम जिस पे भी डिपेंडेंट है वो सुपर की नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में आपको प्रॉब्लम होगा, वो टेबल बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन ये आपके पास कंडीशन ऐसी मिली है जिसमें ब्रांच नेम पर आपका प्राइम एट्रीब्यूट नेम डिपेंडेंट है। तो नेम आपका जब इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, आपको सिंपली क्या चेक करना है कि ब्रांच नेम आपका सुपर की होना चाहिए। चेक कर लो ब्रांच नेम सुपर की है क्या। तो ब्रांच नेम का क्लोजर निकाल लेते हैं हम। ब्रांच नेम का अगर हम क्लोजर निकालेंगे तो हमको कौन कौन सी एट्रीब्यूट मिलेंगी। ब्रांच नेम मिल जाएगा एक तो, ठीक है। ब्रांच नेम मिलने के बाद हमको नेम मिल जाएगा। और कुछ पता चल रहा है क्या? ना तो हमको स्टूडेंट आईडी पता चल रहा है और ना ही एज पता चल रहा है, क्योंकि एज को फाइंड करने के लिए मेरे को नेम के साथ स्टूडेंट आईडी चाहिए और एज आपका ब्रांच नेम पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एज से आप ब्रांच नेम फाइंड कर सकते हो, ब्रांच नेम से एज फाइंड नहीं कर सकते सिंपली। ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो कंडीशन है हमारे पास जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट है और जिस पे वो डिपेंडेंट है वो सुपर की नहीं है। ठीक है। सुपर की कब बनती ब्रांच नेम? जब इससे चारों की चारों एट्रीब्यूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रांच नेम आपका सुपर की नहीं है, हेंस दिस इज योर प्रॉब्लमैटिक एरिया। आपको सिंपली क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट आईडी नेम एज की, एक आपको एज ब्रांच नेम जो ट्रांजिटिव थर्ड रिलेशनशिप में आप जो लेके आए हो अपने टेबल को मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, उसके बाद सिंपली ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ब्रांच नेम और नेम की, इसको भी उठा के आप अलग टेबल में स्टोर कर लो, सिंपल। ठीक है। यस, किसी को कोई भी छोटे से छोटा डाउट है प्लीज पूछ लो, एनीवन? यस, किसी को डाउट है? समझ आ गया क्या बीसीएनएफ? दैट्स ग्रेट, अगर एक बार में समझ आ गया तो। हाँ साहिल। आपने बोला इस टेबल में सिर्फ एक ही 100 की है क्या? हाँ बताओ, आप कोई और कोई कैंडिडेट की आपको नजर आ रही है क्या? ये एसआईडी और बीआर नेम भी तो हो सकती है। एसआईडी और बीआर नेम, ठीक है। एसआईडी और बीआर नेम कौन कौन सी एट्रीब्यूट मिल रही है इससे? एसआईडी और बीआर नेम मिल जाएगी इससे। एसआईडी से और एसआईडी बीआर नेम से नेम मिल जाएगा, और अगर आपको नेम मिल गया तो एसआईडी और नेम से आपको एज मिल जाएगा। हाँ, एसआईडी और ब्रांच नेम भी हो सकती है फिर। हो सकती है ना। बिल्कुल। एसआईडी और ब्रांच नेम अगर आपको सारी कैंडिडेट की फाइंड करनी है मेरे को एक टेबल में, तो कैसे निकलेगी? उसके सिंपल क्लोजर्स फाइंड कर लो। आपको तो ऐसे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में देखे थे ना, आपको 4 एट्रीब्यूट्स दे दी गई हैं। 4 एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशंस क्रिएट करो और उन कॉम्बिनेशन से देखो कि उन कॉम्बिनेशन से आपको सारी एट्रीब्यूट्स मिल रही हैं क्या, सिंपल। अगर सारी एट्रीब्यूट्स मिल रही हैं तो कैंडिडेट की है, अगर सारी एट्रीब्यूट्स एक भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रही तो कैंडिडेट की नहीं है। तो फिर तो एक ही फाइंड कर लो, इतनी सारी कौन करेगा? हाँ, उससे वो है कि उसे एक ही फाइंड करने के बाद आपको प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाएगा, और प्राइम एट्रीब्यूट फिर आपको डिपेंडेंसी चेक करनी है बॉयज कोड की तो रिलेशनशिप। फिर इससे फिर प्राइम और नॉन प्राइम पे तो फर्क पड़ जाएगा। बीच से तो एसआईडी और नेम ही मिला प्राइम। ब्रांच नेम आपके पास प्राइम हो जाएगा, नो डाउट आपके पास। अब अगर आपने इसको बना लिया तो ब्रांच नेम भी आपका प्राइम बन गया। लेकिन अब आपको क्या चेक करना है कि नेम भी आपका प्राइम है, नेम भी प्राइम है ना, और ब्रांच नेम भी प्राइम है। इस केस में आपको क्या चेक करना है कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी पे डिपेंडेंट है तो वो आपका सुपर की होना चाहिए, अच्छा। है ना। अब वो आपका सुपर की होना चाहिए। ब्रांच नेम क्या सुपर की है क्या? नहीं, अकेला तो नहीं है। अकेला नहीं है ना। इस केस में इससे तब भी हमको प्रॉब्लम होगी, हमको इसको उठा के नेक्स्ट टेबल में रखना ही पड़ेगा, अच्छा। है ना। बस आपको ये चेक करना है कि अपन ने अकेला जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड थर्ड सब में करते हैं तो वो टेबल डीकंपोज हो जाएगी, फिर बार बार चेक करेंगे कि हर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर टेबल को डिकम्पोज करते जाओ। मतलब एक फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो थर्ड फिर नॉर्मल फॉर्म उन दोनों के लिए भी चेक करना पड़ेगा या सिर्फ मेन टेबल के लिए? मेन आपको ये जो रिलेशन देखो, मैं अब नेक्स्ट आपको यही बताऊंगी। नेक्स्ट आपको जो एक पूरा थ्रू आउट एग्जाम्पल लूंगी ना, उसमें अपन लास्ट टेबल तक जाएंगे। पहले आपकी टेबल 2 टेबल में डिकम्पोज होगी, फिर 3 में होगी, फिर फाइनली आपको बॉयज कोड में एक ऐसा रिलेशन भी मिल जाएगा जो आपको प्राइम जिस पे किसी पे डिपेंडेंट होगा।
देखो अभी जनरल अगर मैं ये केस लेके चलूँ ना, अगर जनरल मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करूँ तो ये मेरा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, राइट? अगर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करूँ तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है ना? कोई आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी अगर हम मान रहे हैं कि अगर सिर्फ और स्टूडेंट आईडी नेम आपके पास कैंडिडेट की है तो आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। फिर थर्ड के लिए हम चेक करें, आपके पास कोई ट्रांजिटिव केस भी नहीं मिल रहा है आपको, कोई नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर हमको अटकेंगे हम कब? जब हम बॉयज कॉर्ड के लिए चेक करेंगे। बॉयज कॉर्ड में हमने बोला प्राइम किसी पे भी डिपेंडेंट होती है, वो आपके पास सुपर की होनी चाहिए, फिर हम अटक जाएंगे। तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे टेबल को एक बिल्कुल बाइफरगेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में क्रिएट करना है। ऐसे डेटाबेस का साइज नहीं बढ़ जाएगा? डेटाबेस का साइज तो बढ़ेगा लेकिन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, हम अपने टेबल पे रिलाय हो सकते हैं। इसमें अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो आपकी रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो गई है। आपने अगर नोट किया होगा, जो भी आपका रिडंडेंसी का प्रॉब्लम था, अगर मान लो वही चीज कि अगर नेम की वैल्यू नल रह गई तो उस नल वैल्यू से हम एज फाइंड नहीं कर पा रहे, ब्रांच नेम फाइंड नहीं कर पा रहे, हम उस पर रिलाय नहीं हो सकते अपने डेटाबेस पे, हम उस पे उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अलग अलग मॉड्यूल्स में उसको स्टोर किया, प्राइमरी की बना दिया अलग मॉड्यूल्स में, अलग टेबल में, अलग अलग टेबल में अपनी अपनी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की होने का मतलब वो नल नहीं हो सकती, है ना? अलग अलग मॉड्यूल्स में करेंगे, साइज बढ़े ही बढ़ रहा है लेकिन एफिशिएंसी उसके साथ एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, हम उस पर रिलाय हो सकते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी। आपको जिस भी टेबल से काम होगा उसी टेबल पे आप अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे। आपको ब्रांच का अलग डेटा है, स्टूडेंट का अलग डेटा है, वो वाला जो सिस्टम अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो वाला कंसेप्ट। ओके, यस वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो? मैम मैं एक चीज ये पूछ रहा था कि कैंडिडेट की मैम आपने वही बताई थी ना, मतलब जिससे मतलब बाकी के सारे जो अपन के कॉलम से वो फाइंड आउट हो सके। हाँ वही होती है। तो मैम फिर कैंडिडेट की और प्राइमरी की मैम फिर डिफरेंस क्या रहता है? क्योंकि प्राइमरी की भी वही होती है, हाँ मतलब बिल्कुल, कैंडिडेट की भी वही सुपर की सारी जो होती है उसमें कैंडिडेट की क्या होती है, उसका सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए, वो तो कैंडिडेट हुआ, सिंपल आप यही लो, कैंडिडेट में जो सारी की सारी टपल्स हम फाइंड कर सकें। अब मान लीजिए स्टूडेंट आईडी भी एक कैंडिडेट है और स्टूडेंट आईडी और ब्रांच नेम भी आपके पास कैंडिडेट की है, तो इनमें से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसी एक को प्राइमरी की बनाएगा, ठीक है? प्राइमरी की क्या होती है, वो कैंडिडेट ही होगी ना, वो अलग नहीं है प्राइमरी की। आपने यूजुअली हम क्या जो पढ़ चुके हैं एसक्यूएल, उनको कंसेप्ट में होता है प्राइमरी अलग होती है, कैंडिडेट अलग होती है, सुपर अलग होती है, कुछ अलग नहीं है, वो पार्ट्स हैं एक दूसरे के, ठीक है? कैंडिडेट की का पार्ट है प्राइमरी की कि आपके पास 4-5 कैंडिडेट्स हैं, 4-5 कैंडिडेट्स को हम यूज नहीं कर सकते एज एन प्रैक्टिकल अप्रोच में। हमने क्या किया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को काम दिया कि इन 5 में से कोई एक को प्राइमरी बना दो, एक को प्राइमरी मीन बना दो टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मेरे पास 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस क्लास का सीआर बनाने के लिए, तो मैं एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वीटो पावर यूज करके 5 में से एक को प्राइमरी बना रही हूँ सिंपली। यस मैम, तो बोलो। मैम वो तो समझ में आ गया कि हम 5 में से एक बन जाएगा, पर मैम जो मेन जो मतलब दोनों की जो कंडीशन होती है वो कैंडिडेट के, आपने जैसे बताया कैंडिडेट के अंदर मतलब प्राइमरी की भी कैंडिडेट की होती है, तो मैम कुछ तो फिर अलग रहता ही होगा ना, क्योंकि कैंडिडेट की से भी अपन सारी फाइंड करें, प्राइमरी की अकेले से भी अपन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, तो मैम फिर वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब सेलेक्ट करता है कौन सी प्राइमरी की बनानी, तो वो कैसे सेलेक्ट करता है फिर? वो बेसिकली साइज के बेसिस पे सेलेक्ट करता है वैभव, साइज के बेसिस पे, एफिशिएंसी के बेसिस पे, कि मान लीजिए एसआईडी और नेम और एसआईडी और ब्रांच में मुझे ऐसा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अलग वो पूरा कहानी है, पूरी स्टोरी है कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली प्राइम कैंडिडेट की अगर हमको एक ही साइज की मिल जाती है ना, तो हम उनमें से कोई एक प्राइमरी की हम नहीं जज करते, ठीक है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको फिर आपके पास है कि मान लो हमको एसआईडी और नेम को प्राइमरी बनाना है, तो हमने इसको अपनी तरफ से प्राइमरी की बना दिया। डेटाबेस क्रिएट करते टाइम आप शायद अभी ओरेकल और वो देखोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर कीज को प्राइमरी बनाना होगा, वो आपके हाथ में है कि आप किसको प्राइमरी बनाना चाहते हो, ठीक है? वो अब आपके हाथ में है। आपके पास कैंडिडेट की और प्राइमरी की का बस एक यही रिलेशन है कि आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज है। प्राइमरी, देखो प्राइमरी क्या वर्ड में मतलब आ रहा है, प्राइमरी मीन्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है? पूरे डेटाबेस को एक मतलब 4-5 तरीके से हमको आइडेंटिफाई नहीं करना हमारे डेटाबेस को, हमको सिर्फ एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है, वो कोई सा भी तरीका हो सकता है, वो प्राइमरी की है सिंपली। ओके। ओके,
यस, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो कल अपन इसके एग्जाम्पल्स ले लेंगे, थ्रू आउट एग्जाम्पल लेंगे। हाँ भावेश, आप कुछ पूछ रहे हो? हम रिकॉर्डिंग भेज देना आज ही। हाँ ठीक है, अपडेट कर देंगे हम।